नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंघानिया आप सभी को अपने इस प्यारे से YouTube चैनल सिंघानिया एसबी पर स्वागत करता हूं। छात्रों, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में जो क्लास 12th का बायो का जो है अध्याय 9 तक का कुछ पार्ट पढ़ चुके थे और अध्याय 9 में कुछ बाकी थे। तो उन सभी को जो है यानी कि ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे जो अध्याय आगे बची हुई है। जानते हैं आप लोग कोरोना काल में अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से रहते होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और तो अब जो है हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से जो है आगे की अध्याय की पढ़ाई करेंगे। तो अध्याय 9 जो आपका होगा खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, उसमें टॉपिक एक था मधुमक्खी पालन। तो उस मधुमक्खी पालन से हम लोग शुरू करते हैं। मधुमक्खी पालन यानी वी कीपिंग, ये इसका इंग्लिश है, लिख लीजिएगा आप लोग। शुरू करते हैं। तो मधुमक्खी पालन में क्या होता है कि मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपी कल्चर। इसका जो है कल्चर से रिलेटिव एक मैट्रिक टाइप का वीडियो बना चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या ऊपर में आई बटन पर भी दे दूंगा, जिससे आप वहां पर जाके कल्चर से रिलेटिव सारे चीज़ पढ़ लेंगे। जैसे एपी कल्चर, तो इसमें हम ट्रिक बनाए थे कि एपी मधु गया पी, यानी कि एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन से है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाती है। यानी कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खी के छत्तों का रख रखाव ही मधुमक्खी पालन या मौन पालन कहलाती है। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक पॉइंट होगा, यह जो है प्राचीन काल से, यानी यह प्राचीन समय से चलता आ रहा एक कुटीर उद्योग है। मधुमक्खी पालन क्या है? एक कुटीर उद्योग है जो प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। आगे इस टॉपिक देखिए कि शहद तथा मोम उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। यानी मधुमक्खी का पालन क्यों किया जाता है? शहद तथा मोम के उत्पादन के लिए मधुमक्खी का पालन किया जाता है। मधुमक्खी से तैयार शहद में अनेक प्रकार के पोषक तत्व, यानी जो मधुमक्खी से तैयार जो शहद होता है उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व, ऊर्जा पाया जाता है, जो मनुष्य के आहार के लिए उपयोग किया जाता है। जो किसके? मनुष्य के आहार के लिए क्या उसका ऊर्जा रिलेटिव उपयोग किया जाता है। आगे जो पॉइंट बनाए हैं देख लीजिए। मधुमक्खी पालन में लकड़ियों के अनेक फ्रेम तैयार करके फूलों वाले क्षेत्रों में रख दिया जाता है। यानी मधुमक्खी के पालन में लकड़ियों का अनेक फ्रेम, बहुत सारा फ्रेम तैयार करते हैं, आप लोग देखे भी होंगे आसपास। तो उसके और उसको कहाँ ले जाए? फूलों वाले क्षेत्रों में रख दिया जाता है। क्यों रख दिया जाता है? जिससे मधुमक्खियाँ आसानी से शहद बना पाती है। इस दौरान परागन की क्रिया भी आसानी से हो जाती है, और परागन की क्रिया जब होगी तो जिससे क्या होगा? फसल का पैदावार भी क्या हो जाती है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें परागन की क्रिया के कारण ही फल जो आगे होगा। अगर जो है मधुमक्खियाँ जितना भी मर जाएगी तो जितना भी पेड़ पौधा है वो सारा इस सृष्टि पर से समाप्त हो जाएंगे। एक मूवी है बी मूवी, उसमें मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। तो आप उस मूवी को अगर देख लेते हैं तो मधुमक्खी के बारे में जितना भी जानकारी आप बहुत ही अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि परागन की क्रिया भी आसानी हो जाएगी और जिससे फसल की पैदावार भी बढ़ जाती है। आप इस चीज़ को जो है बारी बारी से लिख लेंगे, अपने कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। चलते हैं आगे, जो है टॉपिक देख लेते हैं कि मधुमक्खी एक सामाजिक यानी कि सोशल एवं निवाही कीट है। इसमें बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म एवं श्रम विभाजन का मतलब कि कार्यों का बंटवारा, यानी कि काम इसको बांट दिया जाता है। तो ये इसमें मधुमक्खी क्या है कि सामाजिक एवं निवाही कीट है। इसमें बहुरूपता एवं श्रम विभाजन पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक कॉलोनी का अपना जटिल मोम यानी वैक्स का छत्ता होता है। यानी कि प्रत्येक कॉलोनी का अपना मोम, जटिल मोम का वैक्स का क्या होता है? छत्ता होता है। प्रत्येक छत्ते में हजारों छोटे छोटे षटभुजीय यानी हेक्सागोनल कोष्ठक मतलब सेल्स होते हैं।
इन कोष्ठक में रहते हुए मधुमक्खियां अपने शत्रुओं से बचा रहता है। यानी जो हेक्सागोनल कोष्ठक होते हैं, अगर उसमें मधुमक्खियां रहेंगे तो वह बाहरी जो दुश्मन, उसके मधुमक्खी का जो दुश्मन होगा उससे वह बची रह सकती है, यानी उसे कोई नहीं उस समय क्षति पहुंचा सकते हैं। अगला देखते हैं टॉपिक क्या। अगला टॉपिक है श्रम विभाजन एवं बहुरूपता। श्रम विभाजन एवं बहुरूपता। तो श्रम विभाजन बहुरूपता देखते हैं। कॉलोनी में 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती है, यानी कि जो उस कॉलोनी जो बना था कॉलोनियल, क्योंकि यह क्या था, कॉलोनियल कीट था, तो उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियां, यानी मधुमक्खियां जो है कुल कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार के होते हैं। पहला में देख लेते हैं, केवल एक बड़ी सी रानी मक्खी, यानी कि क्वीन जो है एक बड़ी सी मक्खी होंगी उस छत्ता में। और उसमें देखते हैं दूसरा है लगभग 100 नर मक्खियां, यानी उस छत्ता में कितना, लगभग 100 जो है नर मक्खियां, यानी नर मक्खियां को ही ड्रोन कहा जाता है और रानी मक्खी को क्वीन कहा जाता है। और तीसरी बात कि हजारों छोटी श्रमिक मधुमक्खियां हैं। तो ये श्रमिक मतलब कामगार मक्खियां जो है। तो इन तीनों मधुमक्खियों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था, रानी मक्खी। रानी मक्खी कितने होते हैं एक छत्ता में, एक ही होते हैं रानी मक्खी, और वह केवल एक बड़ी सी होती है। और नर मक्खियों की बात की जाए, यानी कि ड्रोन्स की बात की जाए, तो वह लगभग 100 होती है। और कामगार की मक्खी की बात किया जाए तो अनेकों संख्या में होती है। चलते हैं सबसे पहले रानी मक्खी के बारे में जान लेते हैं। रानी मक्खी यानी कि क्वीन, प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। प्रत्येक छत्ते में कितने होते हैं, केवल एक रानी मधुमक्खी होती है। रानी का जन्म जो है एक निषेचित अंडे से होती है, यानी रानी का जन्म क्या होता है कि निषेचित अंडे। निषेचित अंडे मतलब उसमें निषेचन की क्रिया हुई है, यानी युग्मनज उसमें बना है। निषेचन का मतलब क्या, उसमें युग्मनज बना है, मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों में मिले हैं, जिसके बाद क्या बनी है, रानी मक्खी बने हैं। यह द्विगुणित होती हैं, जैसे निषेचन क्रिया होंगी तो वह द्विगुणित होंगे। यह लगभग 5 वर्ष तक जीवित रहती है और अंडे देने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करती है। यानी कि रानी मक्खी का क्या काम है, यह जो इसकी आयु जो है 5 वर्ष की होती है और यह अंडे देने के अलावा कोई काम नहीं करती है। छत्ता में जो अंडा देती है वह रानी मधुमक्खी ही देती है, इसके अलावा उस छत्ते में वह कोई काम नहीं करती है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे रानी मक्खी के बारे में। आगे देखते हैं क्या कि अतः इसका शरीर जो है एक श्रमिक मधुमक्खी से लगभग 5 गुना बड़ा और 3 गुना भारी होता है। यानी कि रानी मक्खी का जो है एक श्रमिक मक्खी जो होती मधुमक्खी होती है, कामगार मधुमक्खी जो होती है, उसके शरीर से लगभग कितना 5 गुना बड़ा होता है और 3 गुना भारी होती है, यानी वजन उससे 3 गुना ज़्यादा होती है। आगे देखिए, इसके लार एवं मोम ग्रंथियां भी नहीं होती, यानी कि रानी मधुमक्खी में जो ना कि लार और ना मोम ग्रंथियां पाई जाती है। रानी मधुमक्खियां जो है अपने जीवन काल में यह लगभग 15 लाख अंडे देती है। रानी मधुमक्खियां जो है अपने जीवन काल में कितने, लगभग 15 लाख अंडे देती है। हमारे देश में मधुमक्खियों का जनन काल जो है शरद एवं बसंत ऋतु है, यानी हमारे देश में जो है, भारत में जो है मधुमक्खियों का जनन का जो समय होता है, एक निश्चित समय, वो है शरद ऋतु एवं बसंत ऋतु होते हैं। इसी में वह मधुमक्खियां जो है जनन की प्रक्रिया पूरी करती हैं। तो ये जानकारी थी आपको रानी मधुमक्खी के बारे में। आइए आगे हम लोग पढ़ेंगे नर मधुमक्खियां यानी ड्रोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ड्रोन्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ड्रोन्स का क्या क्या काम है। तो ड्रोन्स जो है, ड्रोन्स को क्या कहा जाता है, नर मधुमक्खियां का। तो नर मधुमक्खियां जो होती है रानी से छोटी लेकिन हष्ट पुष्ट होते हैं, वह देखने में थोड़ा उससे ज़्यादा हष्ट पुष्ट दिखाई देंगे। कौन, नर मधुमक्खियां। और यह रानी मक्खी से क्या होती है, छोटी होती है। इसमें भी लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, यानी नहीं होती है। नहीं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि किस में जो है लार एवं मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है। तो आपको याद रखना है नर मधुमक्खियां और रानी मधुमक्खियां में जो होती है ना ही लार पाया जाता है ना ही मोम ग्रंथि पाया जाता है, जिससे कि मोम ग्रंथि से मोम निकलती है। अतः पोषण के लिए
श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होती है। यह क्या अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होती है? श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर होती है। करा इसमें डंक भी नहीं होता है। डंक जो मारते हैं मधुमक्खियां, जो काटती है, वो भी इसमें नहीं पाई जाती। मतलब काटेगी तो आपको एहसास नहीं होगा कि हमें मधुमक्खी काटे। अतः यह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसमें डंक है ही नहीं, तो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। क्योंकि मधुमक्खियां जो अपने डंक के सहारे से अपनी शरीर की सुरक्षा कर पाती है, तो अतः यह अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती है। करा यह अनिषेक जननी, अनिषेक जनन की जो बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से निर्माण हो जाते हैं, तो बिना निषेचन के ही यह क्या बन जाती है? ड्रोन्स क्या होती है? और यह का अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के ही मादा युग्मक से निर्माण हो जाते हैं, उनके द्वारा यह बन जाती है। यह अगुणित होती है। इनका मात्र एक कार्य रानी का निषेचन करना होता है, यानी कि इनका जो ड्रोन्स का क्या काम होता है? रानी मधुमक्खी के साथ निषेचन करना होता है। यानी कि दोनों यह मिलते हैं, रानी मधुमक्खियाँ और ये जो नर मक्खी मधुमक्खियाँ है, ड्रोन्स जो होता है, इन दोनों का काम, ये जो काम करते हैं ड्रोन्स सिर्फ निषेचन करने के काम करते हैं। ये अगुणित होते हैं। तो देखिए, अगुणित में जो आपको विभाजन की कोशिका जो विभाजन होगी वह क्रिया होगी समसूत्री विभाजन होगी। कौन सा विभाजन? समसूत्री। और द्विगुणित में जो होती है अर्धसूत्री विभाजन होगी। चलते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं श्रमिक मधुमक्खियां के बारे में, यानी कि वर्कर बीज के बारे में पढ़ते हैं। यह जो है कॉलोनी की सबसे छोटी मधुमक्खियां होती है, यानी कॉलोनी में जो 3 मधुमक्खियां, रानी मधुमक्खियां, आगे हम लोग पढ़े नर मधुमक्खियां यानी ड्रोन्स, और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं श्रमिक मधुमक्खियां। तो ये वर्कर बीज का क्या काम होता है? यह कॉलोनी की सबसे छोटी मधुमक्खियां होती है। यानी आकार जो सबसे छोटी मधुमक्खी का पूछा जाए किसका होता है, तो याद रखिएगा श्रमिक मधुमक्खियां का होता है, कामगार मधुमक्खी की होती है। श्रमिक मधुमक्खियां बंध यानी कि सरटाइल होती हैं। अब यहाँ बात रखने की बंध यानी सरटाइल जो होते हैं, बंध मतलब यह जो है निषेचन क्रिया इसमें नहीं होती है। आगे लिख चुका हूँ कि अतः यह निषेचन ही नहीं कर सकती है। यानी कि बंध यानी कि बांझ टाइप का कह सकते हैं कि इसमें निषेचन की क्रियाएं नहीं होती, यह सिर्फ क्या करता है? काम करता है। आगे इसके बारे में बताएं तो यह मधुमक्खियाँ क्या होती है? बंध होती है। लेकिन आपका जो रानी मधुमक्खी और ड्रोन्स ये दोनों आपस में निषेचन करते हैं, लेकिन यह निषेचन नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि यह बंध है। बंध, जो भी जीव बंध होंगे वो निषेचन तो कर नहीं पाएगी, तो इसलिए यह श्रमिक मधुमक्खियां जो है बंध है, यह इसमें निषेचन क्रिया नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि किस मधुमक्खी में जो है निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो याद रखिएगा वो कौन सी मधुमक्खियां हैं? श्रमिक मधुमक्खियां हैं जिसमें निषेचन क्रियाएं नहीं होती है। इसमें मोम ग्रंथियां होती है। तो याद रखिए, ये ऊपर भी हम बता चुके थे कि किसमें जो है मोम ग्रंथियां नहीं पाई जाती है, तो रानी मधुमक्खियां और नर मधुमक्खियां में जो मोम ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खी में मोम ग्रंथि पाई जाती है। इन ग्रंथियों द्वारा स्रावित मोम को श्रमिक मक्खियां अपने मैंडिबल्स द्वारा, यानी उसमें एक मैंडिबल्स होते हैं, तो मैंडिबल्स द्वारा चबा चबा कर नए कोष्ठक बनाती है। यानी वो अपना जो आगे छाता बनाती है, कोष्ठक बनाती है, जिसमें वह रहते हैं, उसके जो जितना भी जीवाणु उत्पन्न संतान होंगे वो भी रहेंगे। तो रहने के लिए क्या करते हैं? मैंडिबल्स के द्वारा वह चबा चबा कर उससे क्या है? नए कोष्ठक बनाती है। इन मधुमक्खियों के बाद, अब ध्यान रखिए, इन मधुमक्खियों के पाद फूल से, यानी कि पैर जो है फूल से पराग एकत्रित करने के लिए उपायोजित होती है। यानी इन मधुमक्खियों का जो है, श्रमिक मधुमक्खियां हैं, उसका पैर जो होता है उस फूल से जो क्या करता है? पराग जो होती है, पोलन जो होते हैं, उसको इकट्ठा करने के लिए होती है। सभी पादों पर करे सूखों के, यानी कि उसके पैरों पर करे सूखों के पराग बस, यानी कि उसको पराग ब्रश कहते हैं। तीसरी जोड़ी के पादों पर एक एक पराग डलियां यानी पोलन बास्केट होती हैं। यानी उसके जो पैर पर जो होते हैं पराग ब्रश, मतलब उसको साफ करते हुए चलता है, पराग जितना भी रहता है उसको लेकर चलता है। तो तीसरी जोड़ी उसका जो पैर होता है उस पर एक एक पराग डलियां होती है, मतलब वह पराग कण को डाली समझते हैं, डलिया, तो पराग डलियां यानी कि जो जितना भी पराग कण ब्रश के सहायता से वो जो अपने एकत्रित करेंगे तो इस डलिया में जो है आ जाएगी।
इसमें पराग कणों को इकट्ठा किया जाता है, मतलब उसमें सारा जितना भी पराग कण वह पैर के माध्यम से लेंगे तो इस डलिया में रख दिया जाता है। तो वह ध्यान रखिएगा कि पराग डलियां मधुमक्खियां यानी कामगार मधुमक्खी के किस पैर पर होती है, तो याद रखें तीसरी जोड़ी के पैर पर होती है, जो जिसका क्या काम है, पराग कणों को इकट्ठा करना। श्रमिक मधुमक्खियां कितने दिन तक जीवित रहती है, तो याद रखिएगा श्रमिक मधुमक्खियां जो होती है वह 2 से 4 महीनों तक जीवित रहती है। तो आगे पढ़ते हैं मधुमक्खियों का सूचना प्रसारण। स्काउट मक्खी जब किसी नए भोजन का, एक मक्खी जो होती है जिसका नाम है स्काउट मक्खी, तो स्काउट मक्खी जब नए भोजन स्रोत का पता लगाकर छत्ते में लौटती है, यानी कि स्काउट मक्खी जो है जब वह भोजन का पता लगाकर अपने छत्ते में लौटती है तो कुछ विशिष्ट प्रकार की गतियां द्वारा सूचना अन्य भोजन संग्राहक मक्खियों को देती है, यानी कि जो भोजन कर रहे अन्य मधुमक्खियों को वह सूचना देती है कि हमने यहाँ पर भोजन का स्रोत देखे हैं। तो वह उस समय कुछ गतिविधियां करती है, तो उस गतिविधियों के बारे में सूचना प्रसारण के लिए स्काउट एवं भोजन खोजकर्ता मक्खियां 2 प्रकार की नाच करती है, वह घूमते रहती है, नाच करते रहती है। तो यानी कि सूचना प्रसारण के लिए स्काउट एवं भोजन खोजकर्ता मधुमक्खियां जो है 2 प्रकार की नाच करती हैं। आपको यह कि मधुमक्खियां डांस करती है, जी हाँ, मधुमक्खियां भी डांस करती है। तो उस डांस के बारे में जानते हैं कि वह कौन कौन सा डांस कहलाती है। तो पहला जो डांस है, 2 प्रकार की डांस करेगी, नाच करेंगे। तो पहला को हम लोग कहें गोल नाच और दूसरा के दुम दोलनी नाच। याद रखिएगा दुम दोलनी नाच, थोड़ा लगता है फनी टाइप का शब्द जो है, लेकिन यह दुम दोलनी नाच, पहला गोल नाच, दूसरा दुम दोलनी नाच। इन दोनों नाच के बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। यह दोनों नाच किसका है, तो यह मधुमक्खी डांस है, ठीक ना। तो मधुमक्खी की तरह डांस जो करे तो आप कह सकते हैं कि मधुमक्खी डांस कर रहे हो, तो ये जो है मधुमक्खी की तरह। तो पहला हम लोग जानेंगे कौन सा नाच जो है मधुमक्खी के, यानी गोल नाच यानी राउंड डांस। इस राउंड डांस के बारे में जानते हैं जो मधुमक्खियां करती है, कब जब भोजन मिलते हैं तब उस समय। इस नाच में स्काउट मक्खी क्रमशः दाईं बाईं और गोल गोल चक्कर काटती है। आगे हम दिखाएंगे कि चित्र में यह किस तरह से डांस करती है। इस नाच में जो क्या करते हैं, स्काउट मक्खी क्रमशः दाईं बाईं और गोल गोल चक्कर काटती है। ऐसे नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब तय किया जाता है, मतलब गोल गोल जब वह नाचेंगे, गोल नाच कब किया जाता है, जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर या उससे कम दूरी पर होता है। यानी कि भोजन का जो स्रोत जो है 75 मीटर या उससे कम दूरी पर होती है, तब वह कौन सी मधुमक्खियां नाच करती है, गोल नाच करती है, राउंड डांस करती है। इसमें स्रोत की दिशा की सूचना प्रसारित नहीं होती है। स्काउट मक्खी पर लगी फूलों की सुगंध से ही भोजन संग्रहकर्ता मक्खियों का मार्गदर्शन हो जाता है। यानी कि स्काउट मक्खी पर जो लगी फूल जो होते हैं वह जहाँ से आते हैं भोजन की तलाश करके, उसके फूलों की जो सुगंध होती है उसके माध्यम से जो भोजन इकट्ठा करने वाले मक्खियां होती हैं उसका मार्गदर्शन हो जाता है और वहीं से वह चलना शुरू कर देता है, जहां भोजन होता है वहां तक वह पहुंच जाता है। और कह रहा कि यह अपने निर्दिष्ट फूलों तक पहुंच जाती है, यानी कि जहां पर उसका भोजन होता है वह उसकी सुगंध के माध्यम से वह क्या कर देता है, स्काउट मधुमक्खियां की सुगंध की सहायता से वह आगे वहां तक अपनी भोजन तक पहुंच जाता है। तो याद रखिएगा गोल नाच यानी मधुमक्खियां जो है सूचना प्रसारण के लिए गोल नाच कब करती है, तो जब उसका भोजन जो है 75 मीटर या उससे कम दूरी पर हो। आगे चलते हैं दुम दोलनी नाच। दुम दोलनी नाच क्या होता है देख लेते हैं। तो दुम दोलनी नाच यानी कि टेल वेविंग डांस, स्काउट मक्खियां इस नाच द्वारा प्रसारण तब तय करती है, यानी स्काउट मधुमक्खियां जो है इस नाच द्वारा सूचना प्रसारण तब करती है जब नया भोजन स्रोत 36 से 75 मीटर से अधिक दूर होता है। यानी कि 75 मीटर से जब अधिक दूरी पर होगा तो वह कौन सी डांस करेंगे मधुमक्खियां, दुम दोलनी नाच। इसमें स्काउट मक्खियां एक सीधी में तेजी से कई बार उड़ती, एक सीध में क्या होगा, तेजी से कई बार उड़ते रहेगी। फिर वह सीधा रेखा में दोनों ओर अर्धवृत्ताकार चक्कर लगाते, फिर क्या करेगा, फिर सीधी रेखा में दोनों ओर अर्धवृत्ताकार क्या करेगी,
चक्कर लगाती रहेगी। तो देखते हैं कि दोनों डांस वह किस तरह से करते हैं, मैं चित्रों में बताया है। तो इन दोनों चित्रों को गौर से देखिएगा तो ये मधुमक्खियां जो है डांस कर रहे हैं। ये आपको राउंड डांस, ये क्या है, राउंड डांस। इस तरह से देखिए दाईं से बाईं होते हुए क्या करेगा, राउंड राउंड यह इस तरह से डांस करें। और यह जो है वेविंग डांस है, इसको जो है आप कह सकते हैं दुम दोलनी डांस। तो दोनों डांस आप लोग देख लीजिए मधुमक्खियां का कि किस तरह से वह करती है। आगे हम लोग यह जो है सूचना प्रसारण समाप्त हुआ मधुमक्खियां का। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द्विगुणित व अगुणित मधुमक्खी। मैथुन के 3-4 दिन बाद युवा रानी अंडे देना प्रारंभ कर देती है। मैथुन जब उसमें होती है तो उससे 2 या 3-4 दिन के बाद जो है मधुमक्खियां जो क्या करती है, रानी मधुमक्खियां अंडा देना प्रारंभ कर देती है। एक नए छत्ते की सारी मधुमक्खियां एक नए छत्ते की सारी मधुमक्खियां एक ही रानी मक्खी की संतानें होती है। यानी कि कुल मिलाकर उसमें जितने भी मधुमक्खियां, एक छत्ते में जितने भी मधुमक्खियां होंगे, सारा किसका संतान होगा, तो वो जो होगा रानी मधुमक्खी का होगा। और रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का ही काम करता है। और उसमें निषेचन में भागीदारी कौन निभाता था, तो ड्रोन्स मधुमक्खी निभाता था, यानी कि नर मधुमक्खियां। तो रानी मधुमक्खी के जो होते हैं अंडे जो देती है वह कितने प्रकार के होते हैं, तभी तुरंत हम बोले जो अंडे जो एक द्विगुणित होते हैं, एक अगुणित होते हैं। और उसी अंडे से वह क्या होती है, मधुमक्खियां बनती है। रानी मधुमक्खी कितने प्रकार के अंडे देते हैं, 2 तरह के। पहला अंडा होगा निषेचित द्विगुणित अंडे, तो उसके बारे में जानते हैं कि निषेचित द्विगुणित अंडे क्या होती हैं। करा इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है 32 होती है, यानी 32 होती है। इसमें सपुंसक यानी फर्टाइल रानी मक्खियां और नपुंसक श्रमिक मधुमक्खियां आती है। आगे चलते हैं अनिषेचित अगुणित अंडे। अनिषेचित अगुणित अंडे, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होंगे, 16 होंगे। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 है। इनमें जो है भ्रूणीय परिवर्धन और अनिषेक जनन द्वारा नर मक्खियां अर्थात ड्रोन्स बनते हैं। यानी कि कभी जो कह सकते हैं अनिषेक जनन क्या होता है, बिना निषेचन के ही कह सकते हैं, बिना निषेचन के ही मादा युग्मक के अंडाणु वह निर्मित हो जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनिषेक जनन करते हैं। इसके माध्यम से नर मधुमक्खियां की निर्माण हो जाती है, उस अंडे का निर्माण हो जाती है। तो ये सारा था रानी मधुमक्खी के 2 प्रकार के अंडे के बारे में हम लोग जान लिए। तो याद रखिएगा नर मधुमक्खियाँ, यानी कि अगर हम पूछेंगे निषेचित द्विगुणित अंडे जो होते हैं वो किन मधुमक्खियों में होता है, तो याद रखिएगा रानी मधुमक्खियाँ और श्रमिक मधुमक्खी। और अनिषेचित अगुणित अंडे किस में होती है, तो वह कहती है नर मधुमक्खियाँ यानी ड्रोन्स में होती है। और उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 16 होती है। आइए आगे हम लोग कहते हैं, जब यह उसमें क्रियाएं पूरा हो चुकी होती है तो सारा का सारा जिसमें उसमें संख्या बहुत सारा संख्या बढ़ जाती है मधुमक्खियों की, तो वह एक झुंड में क्या करती है, रानी मधुमक्खी वहां से चल देती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा संतान उसके उत्पन्न हो जाती है। तो आगे हम लोग जिसको कहते हैं स्वार्मिंग कहते हैं, यानी कि वृंदन कहते हैं। तो आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब कॉलोनी में मधुमक्खियों मुख्यतः श्रमिक मधुमक्खियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जब कॉलोनी में जो उसके छत्ता होता है उसमें जो होती है मधुमक्खियों, यानी कि कुल जो कामगार जो मक्खी होती है खासकर उनकी संख्या बहुत ही बढ़ जाती है। तब रानी मधुमक्खियां क्या करती है, हजारों श्रमिक मक्खियों को एक दल के साथ, यानी कि वह एक दल में अपना दल बना लेती है और एक दल के साथ छत्तों को छोड़कर किसी उपयुक्त स्थान पर, अन्य स्थान पर जाकर अपना घोंसला बनाकर एक नई कॉलोनी की स्थापना कर देती है। तो यही जो क्या कहलाता है, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जब मधुमक्खियों की संख्या में यानी कामगार मधुमक्खियों की संख्या जब बढ़ जाती है तो उस समय क्या करती है रानी मधुमक्खियां, क्या करती है बहुत सारे श्रमिक मधुमक्खियों को लेकर एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, उस छत्ते को छोड़कर अगले दूसरे जगह चले जाते हैं और अपना कॉलोनी बना लेते हैं। तो यह क्रिया आपको क्या कहलाती है, वृंदन कहलाती है, यानी स्वार्मिंग कहलाती है। आगे आते हैं मधुमक्खियों का महत्व के बारे में जानते हैं, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में मधुमक्खियों का क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पहला है कि फूलों का परागन, आर्थिक महत्व जो है आर्थिक फूलों का परागन। मधुमक्खियां पराग कण एवं फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, जिससे इन फूलों की परागन भी
होता रहता है। और जानिए कि अगर फूलों का परागन नहीं होगा तो आगे उससे जो है फल बनने वाले हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। तो फूलों का परागन हम लोग देखें, इसका आर्थिक महत्व में क्या हुआ कि मधुमक्खियां क्या करती है, परागकण एवं फूलों का रस इकट्ठा करने के लिए एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है और इन फूलों में परागन की क्रियाएं भी होता रहता है। आइए आगे देखते हैं कि मधु कह रहा है मधु का जो स्राव मधुमक्खियां अपने मुख से करती है। मधु का स्राव जो मधुमक्खियां अपने मुंह से करती है, मुख से करती है। मधु मनुष्य के लिए एक प्राकृतिक शक्तिवर्धक यानी टॉनिक कह सकते हैं एवं रोगाणु रोधक एंटीसेप्टिक होता है। यानी कि यह मधु मनुष्य के लिए जो है प्राकृतिक रूप से टॉनिक होता है। हम लोग जैसे बाजारी टॉनिक बनाते हैं, लोग पीते हैं बाजार से लाकर, क्या कहते हैं, मेडिकल शॉप से लाते हैं और वहाँ से पीते हैं। तो ये टॉनिक नहीं, ये मधुमक्खी वाला जो टॉनिक होता है, मधु जो होता है जिसको हम लोग शहद कहते हैं, वह प्राकृतिक रूप से टॉनिक होता है और यह क्या करता है, एंटीसेप्टिक का भी काम करता है, रोगाणु रोधक का भी काम करता है। और इसमें औषधीय महत्व के लगभग 80 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि मेडिसिन टाइप का जो है, जिसमें कितने प्रकार के 80 प्रकार के पदार्थ होते हैं। मधु को घाव पर लगा लेने पर देखिए ये क्या करता है, काम करता है बहुत ही अच्छा। मधु को यानी शहद को जो है घाव पर लगा देने पर घाव पर रोगाणुओं का संक्रमण नहीं होता है और घाव जल्दी यानी शीघ्र ही ठीक होने में सहायता मिलती है। घाव में जो होते हैं जल्दी ही शीघ्र ठीक होने में क्या करती है, सहायता मिलती है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक महत्व में तीसरा महत्व पढ़ेंगे मधुमक्खियों का मोम। तो इन तीसरा जानते हैं कि मधुमक्खियों का पूरा छत्ता मोम का बना होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वह किससे बना होता है, मोम का बना होता है। मूर्तियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, पेंट, जूतों की पॉलिश आदि को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन सभी का उपयोग जो है मोम, मधुमक्खी का जो मोम होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। मूर्ति जो बनते हैं, मोम के भी मूर्तियां बनती है और सौंदर्य प्रसाधन का पेंट भी बनाए जाते हैं। जूते की पॉलिश जो होती है वो भी मोम से बनाई जाती है। तो ये बहुत सारा जो है मोम से बनाई जाती है। आइए हम लोग चौथा जो है आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ते हैं, मधुमक्खी का विष यानी कि एपिटॉक्सिन पढ़ते हैं। यह एक तेज अम्ल होता है। अम्ल इसमें जैसे मधुमक्खियों की डंक में जो एक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिकम, तो इसमें एक तेज अम्ल होता है जिससे महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं। तो प्रतिजैविक औषधि के इसमें गुण होते हैं। यह प्रतिजैविक औषधि का गुण क्या करता है, आपके शरीर को जो है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में करते हैं, आपकी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाते हैं। तो अभी जो कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकता कि मधुमक्खी अभी जो कोरोना वायरस का चल रहा है तो इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो मधुमक्खी ढेर सारा मधुमक्खी हम कटवा लें, तो इस तरह से नहीं होता। उसमें से उसके विष को निकाली जाती है और उसके बाद मेडिसिन बनाए जाते हैं जिससे हमें इम्यूनिटी सिस्टम में सहायता मिलती है। या न कि आप मधुमक्खी ही सारा कटा लें, आपका जो मुँह जो पूरा जितना फूल जाएगा तो कहिएगा कि इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ गया। ऐसा कोई बात नहीं है, इससे इम्यूनिटी सिस्टम नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उसके जो अंदर से जो है निकाली जाती है, विष को निकाला जाता है और उसके बाद मेडिसिन बनाई जाती है। तो जानते हैं मधुमक्खी का विष क्या करे, एक तेज अम्ल होता है जिसमें महत्वपूर्ण प्रतिजैविक औषधि के गुण होते हैं। रक्त में पहुंचने पर यह विष शरीर की सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग कर देता है। अतः यह अन्य विषैले जंतुओं के दंश, रक्तक्षीणता, गठिया आदि कई रोगों, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी, कई प्रकार के नेत्र एवं चर्म रोगों, उच्च रक्तचाप आदि के उपचार में इस विष का प्रयोग किया जाता है। इन सभी रोगों के में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये आर्थिक महत्व थे किसका, मधुमक्खियों के बारे में। आइए अब कुछ हमारे देश में जो है मधुमक्खियों की प्रजाति पाई जाती है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो हमारे देश में मधुमक्खियों की 4 प्रजाति पाई जाती है। हमारे देश में मधुमक्खियों की कितनी प्रजाति पाई जाती है, 4 प्रजाति पाई जाती है। पहला का नाम एपिस इंडिका, इंडिका से आपको पता भी चल गया होगा कि यह इंडिया का। एपिस डोरसेटा, एपिस फ्लोरिया और उसके बाद आगे है एपिस मेलिफेरा। इन 4 तरह की प्रजातियां जो है हमारे देश में पाई जाती है मधुमक्खियों के। तो अगर याद रखिए क्वेश्चन, हमारे देश में यानी भारत में कितने मधुमक्खी की प्रजाति पाई जाती है, 4। ये चारों का नाम आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो पहला क्या है, एपिस इंडिका, एपिस डोरसेटा और एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा।
आइए अब कुछ मधुमक्खी पालन में निम्नलिखित बातों को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए और वह कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, तो उनके बारे में जानते हैं। तो मधुमक्खी पालन निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला बात, मधुमक्खी की प्रकृति एवं स्वभाव का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप मधुमक्खी का पालन करना चाहते हैं तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना आपको बहुत ही आवश्यक होगा कि उसकी प्रकृति कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। दूसरी बात, मधुमक्खी के छत्तों को रखने के उपयुक्त स्थान होना चाहिए। उसके छत्ता को जो एक स्थान होती है निश्चित, वहाँ पर रखना चाहिए, यानी कि बिना फूल वाले स्थान में आप जाके रख देते हैं मधुमक्खी, तो ऐसा नहीं होगा, तो आपको उसको फूल वाले क्षेत्रों में रखना पड़ेगा। मधुमक्खियों को छत्तों में रखना चाहिए कि आप मधुमक्खी का छत्ता एक लकड़ी से बना हुआ बना लिए और उसमें सिर्फ रख दिया, उसमें मधुमक्खी नहीं है तो कहाँ से शहद आएगा, तो इसमें मधुमक्खियों को क्या कर उसके छत्तों में रखना होगा आपको, तब जाके वह आएगी। फिर चौथा बात हमने लिखा है कि विभिन्न मौसम में छत्तों का प्रबंधन करना चाहिए, कि विभिन्न मौसमों में उस छत्ते को क्या करता है, एक अच्छे ढंग से रखना चाहिए। पांचवा है कि शहद एवं मोम का रख रखाव, फिर उससे जो भी शहद उत्पन्न होंगे, मधु जो आएंगे उसको और मोम का अलग रख रखाव करेंगे। तो इस तरह से हम जान चुके हैं कि मधुमक्खी के बारे में जितनी भी जानकारी था इस टॉपिक में आप लोग पढ़ लिए। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मत्स्य की यानी फिशर फार्मिंग का पढ़ेंगे। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो इस तरह से बने रहेंगे, और जो भी नए सदस्य होंगे हमारे इस चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रिय छात्रों, आज का सेशन जो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उमंग के साथ।